तो अब आइए हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सीरोलॉजिक मार्कर्स की। तो देखिए हेपेटाइटिस सीरोलॉजिकल मार्कर्स में हम यहाँ इस तरह से इसको पहले एक्सप्लेन कर देंगे, तब आपको हम ये चीज पढ़ के बताएंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप क्वेश्चन खुद ब खुद क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन खुद ब खुद आप सही टिक करेंगे। और हमारा जो मेन मोटिव होता है कि हम जो टॉपिक क्लियर करें ना, ये आपके हर सब्जेक्ट के एस्पेक्ट से क्लियर हो जाना चाहिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि हम फला सब्जेक्ट क्लियर किए। तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, आपका चाहे वो पैथो से हो, माइक्रो से हो, फार्मा से हो, किसी से भी हो, आपका ये क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए। तो मेन चीज ये है, और ये जब हम अभी बता देंगे ना, तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा। ठीक है, तो मेडिसिन वगैरह किसी का भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, बस हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ टॉपिक क्लियर कर लें तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम बताते हैं, ये देखिए हेपेटाइटिस बी वायरस है। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस की मेनली बात करने वाले हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस में ही हमको ये सब देखना होता है। तो देखिए हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है, यहाँ पे देखिए हमको ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। और ये देखिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लेकिन ये पार्शियली कंप्लीटेड होता है। ठीक है, फुल्ली कंप्लीट नहीं होता, पार्शियली कंप्लीटेड होता है। तो देखिए ये है, और उसके बाद देखिए ये जो होता है, ये एक प्रोटीन होती है जिसको हम कोर प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोर प्रोटीन या कोर एंटीजन, देखिए ये है। ठीक है, ये कोर एंटीजन हो गया। और ये देखिए ये हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है, ये इन्वेलप वायरस होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका इन्वेलप प्रेजेंट है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस का ये इन्वेलप हो गया। और इन्वेलप के बाहर ये देखिए ये जो होता है, इसको हम बोलते हैं सरफेस प्रोटीन एंटीजन। ठीक है, तो सरफेस प्रोटीन या सरफेस एंटीजन ये होता है जो बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये कोर एंटीजन और इसके बीच में, इन्वेलप के बीच में यहाँ पे देखिए ये एंटीजन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं ई एंटीजन। ठीक है, तो ये ई एंटीजन हो गया। तो सबका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो एंटीबॉडी पे भी जाते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो कोर एंटीजन है ना, देखिए कोर एंटीजन को हम डिनोट करते हैं हेपेटाइटिस बी सी, सी से होता है हमारा कोर। ठीक है, तो सी से हम डिनोट करते हैं। तो हमको अगर हेपेटाइटिस सी ए जी देखने मिले तो हमको पता चल जाएगा कि ये कोर एंटीजन की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब हेपेटाइटिस सी ए जी आईजीएम अगर हमको देखने को मिल रहा है, तो ये हमको बता देगा कि यहाँ पे एक्यूट हेपेटाइटिस हुई है। ठीक है, तो ये कोर एंटीजन का काम क्या होता है, हम यहाँ पे लिख दे, इसका काम होता है पीरियोडिसिटी, ये बताता है। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी ये बताता है, यानी इन्फेक्शन जो हुआ है ये अभी का है, ये बात का है। ठीक है, तो ये कोर एंटीजन जो होता है यही बताता है। तो देखिए अगर हमको HBC IgM देखने को मिले तो बताएगा कि एक्यूट इन्फेक्शन है, और HBC एंटीबॉडी जो है IgG क्लास की होगी तो ये बताएगा कि क्रोनिक इन्फेक्शन है। तो ये हमको पीरियोडिसिटी यानी क्रोनिसिटी पता चलती है कोर एंटीजन से। ठीक है, तो कोर एंटीजन से हमको क्रोनिसिटी पता चलती है। और हम बात करें यहाँ पे देखिए ये सरफेस एंटीजन है। ठीक है, देखिए सरफेस एंटीजन, तो सरफेस एंटीजन क्या होता है कि टेल्स अबाउट इन्फेक्शन। अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन प्रेजेंट है। तो सरफेस एंटीजन यानी HBS, एस से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको कोर को हम C से कर रहे थे, और यहाँ सरफेस को देखिए S से करते हैं। और अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे इन्फेक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन्फेक्शन प्रेजेंट है ये बताता है सरफेस एंटीजन। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए ई। तो ठीक है, तो ई देखिए क्या करता है कि ये डिफाइन सीवियरिटी। तो ई जो होता है ये सीवियरिटी को डिफाइन करता है, यानी अगर ई एंटीजन प्रेजेंट है ना, तो ई एंटीजन से हमको पता चलेगा कि यहाँ पे इन्फेक्टिविटी जो है ये हाई है। ठीक है, तो ई एंटीजन हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन अगर पॉजिटिव है तो यानी ये हाई इन्फेक्टिव है, और अगर ये निगेटिव है तो यानी यहाँ पे ये लो इन्फेक्टिविटी है। तो और बताए कि ये ई एंटीजन जो होता है ये सीवियरिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव तो हमको हाई इन्फेक्टिविटी देखने को मिलेगी, और अगर निगेटिव है तो हमको लो इन्फेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे तीन का मेन बता दिए कि कोर एंटीजन जो होता है ये पीरियोडिसिटी बताता है, और सरफेस एंटीजन ये बताता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन है या नहीं, और हेपेटाइटिस ई एंटीजन जो होता है ये बताता है कि इसकी सीवियरिटी कितनी है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, तो इसी को हम बोलते हैं देखिए एंटी HBS एंटीबॉडी। और यहाँ पे देखिए इसके अगेंस्ट जो बनेगी इसको हम बोलेंगे एंटी HBE एंटीबॉडी, और कोर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है इसको हम बोलते हैं एंटी HBC एंटीबॉडी। तो यहाँ पे ये हम एंटीजन से ही सारी चीजें पकड़ते हैं, कैसे करते हैं अभी हम बताते हैं। ठीक, तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब वायरल इन्फेक्शन होता है ना, तो वायरल इन्फेक्शन में सबसे पहले ये देखिए जो बाहर वाली सरफेस प्रोटीन है ना, यही प्रेजेंट होती है और यही बताती है कि इन्फेक्शन हुआ है। तो देखिए जब सबसे पहले वायरस का इन्फेक्शन होगा ना, जब वायरस आके इन्फेक्ट करेगा सेल में, तो जब सेल को इन्फेक्ट करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये सरफेस प्रोटीन है ना, यही सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो और यही सरफेस प्रोटीन या सरफेस एंटीजन जो होता है जिसको हम HBS एंटीजन बोलते हैं, यही बताता है कि इन्फेक्शन हुआ। तो जैसे ही इन्फेक्शन होगा, चाहे हमको सिम्टम देखने को मिलेगा ना, सिम्टम तो शुरू में नहीं देखने को मिलेंगे ना, तो इनक्यूबेशन पीरियड में भी हमको ये सरफेस प्रोटीन एंटीजन ये पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सरफेस प्रोटीन एंटीजन इन्फेक्शन जैसे ही शुरू होगा फौरन ये पॉजिटिव देखने को मिलेगा। देखिए ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, अभी तक यहाँ पे कोई डिजीज नहीं देखने को मिली। फिर जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे हमको जब इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होगी तो इसके बाद हमको यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं एक्यूट इन्फेक्शन। ठीक है, तो देखिए ये शुरू से ही पॉजिटिव था और एक्यूट इन्फेक्शन कॉज किया। और जब एक्यूट इन्फेक्शन होती है ना, तो यानी यहाँ पे हमारा क्या है कि एक्यूट इन्फेक्शन कब होगी कि हमारी बॉडी जो है ये परेशान हो गई, अब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी वगैरह बनाने लगी, यानी इन्फ्लामेशन शुरू हो गई। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन शुरू हुई, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी वगैरह बनने लगी। तो देखिए इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी
बनने लगी, यानी इस वायरस के अगेंस्ट। तो देखिए इस वायरस के अगेंस्ट ये जो कोर एंटीजन है ना, तो देखिए कोर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। तो देखिए कोर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी और शुरू में क्या बनेगी, आईजीएम बनेगी। तो देखिए यहाँ पे जब इन्फेक्शन शुरू होता है तो शुरू से ही यहीं पे एंटीबॉडी भी बनने लगती है, ठीक है, आईजीएम एंटीबॉडी यहाँ पे बनने लगती है। देखिए हेपेटाइटिस बी वायरस का जो कोर एंटीजन है इसके अगेंस्ट यहाँ पे देखिए इन्फेक्शन शुरू होते ही एंटीबॉडी बनने लगेगी। और उसका फिर यहाँ पे देखिए हेपेटाइटिस बी वायरस का जो सरफेस एंटीजन है, देखिए ये सरफेस एंटीजन इन्फेक्शन को तो शो किया, फिर इन्फेक्शन जब खत्म होगा तो इन्फेक्शन खत्म होगा, धीरे धीरे ये कम हो जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे ये कम हो जाएगी। इन्फेक्शन था, जब तक इन्फेक्शन प्रेजेंट रहेगा तब तक इसका हमको प्रेजेंस देखने को मिलेगा, लेकिन जब इन्फेक्शन खत्म होगा तो ये सरफेस एंटीजन खत्म हो जाएगा। इसी वजह से ये इन्फेक्शन को बताता है कि अगर ये प्रेजेंट है तो पता चलेगा कि इन्फेक्शन है, और अगर ये एब्सेंट है तो यानी इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन जब एक बार इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ पे देखिए हमारी एंटीबॉडी बनने लगती है, और जब एंटीबॉडी एक बार बनती है ना तो देखिए एंटीबॉडी देखिए कांस्टेंट ऐसे रहती है, ठीक है। तो कांस्टेंट ऐसे मतलब ये बहुत ज्यादा टाइम तक रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इस वजह से भले ही सरफेस एंटीजन खत्म हो जाता है, लेकिन एक बार इस कोर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी जब बनती है तो ये बहुत ज्यादा टाइम तक रहती है। शुरू में आईजीएम रहती है और बाद में ये आईजीजी हो जाती है, ठीक है। तो आईजीएम और आईजीजी दोनों बनती हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमको एंटी एचबीसी एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। और ये सरफेस एंटीजन ना जब कम होने लगता है, जब सरफेस एंटीजन देखिए धीरे धीरे कम होता है, कम होते होते देखिए यहाँ पे देखिए लेवल ऑफ डिटेक्शन से नीचे आता है, ठीक है। तो लेवल ऑफ डिटेक्शन से जब नीचे आ जाता है उसके बाद हमको यहाँ पे एंटी एचबीएस एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये सरफेस एंटीजन जो है इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनती है, लेकिन इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है ना इसमें बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है इसके बनने में टाइम लगता है। तो इसके बनने से पहले ही देखिए यहाँ पे सरफेस एंटीजन चले जाते हैं। तो सरफेस एंटीजन जाने और इस सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने के बीच का यानी इसके डिटेक्शन का जो पीरियड होता है इसी को हम बोलते हैं विंडो पीरियड, ठीक है। देखिए ये हमारा विंडो पीरियड हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड था, इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा हुआ, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए एक्यूट इन्फेक्शन हुआ, यहाँ पे इन्फेक्शन पीरियड आया, तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे फिर उसके बाद ये कम होने लगता है, कम होते होते देखिए यहाँ पे आया और यहाँ देखिए इस लेवल तक डिटेक्ट होता है। इससे कम हर चीज की क्वांटिटी होती है ना कि इससे कम होगा तो डिटेक्ट नहीं होगा। आप 10 किलो का तराजू है, उस पर जाके आप 10 ग्राम का सामान या 1 ग्राम का सामान रखेंगे तो हिलेगा ही नहीं। ऐसे यहाँ पे भी होता है कि लेवल ऑफ डिटेक्शन से नीचे चला गया है तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि है। तो लेवल ऑफ डिटेक्शन से नीचे चला जाएगा और फिर यहाँ पे देखिए एंटी एचबीएस बनने लगता है, और ये जब तक लेवल ऑफ डिटेक्शन के ऊपर आता है तो इस बीच की जो ड्यूरेशन होती है इसको हम बोलते हैं विंडो पीरियड। तो हमको विंडो पीरियड देखिए यहाँ पे देखने को मिलता है, और विंडो पीरियड में देखिए हमको एंटी एचबीसी पॉजिटिव देखने को मिलता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस का जो कोर एंटीजन है इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी थी ये हमको विंडो पीरियड में भी पॉजिटिव देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और उसका फिर देखिए जब एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन बन जाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि रिकवरी फेज शुरू रहती है, ठीक है। तो इसको हम रिकवरी फेज बोलते हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से ये हम पूरा ये ग्राफ बता दिए कि आपको शुरू में देखिए इंक्यूबेशन पीरियड में सिर्फ आपको यहाँ पे सरफेस एंटीजन देखने को मिलेगा, फिर बाद में एक्यूट इन्फेक्शन में यहाँ पे देखिए सरफेस एंटीजन भी देखने को मिलेगा और एंटी एचबीसी भी देखने को मिलेगा, जबकि विंडो पीरियड में आपको सिर्फ एंटी एचबीसी देखने को मिलेगा, और उसके बाद रिकवरी पीरियड में आपको एंटी एचबीसी और एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ये दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो इस तरीके से हमारा ये क्लियर हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए इंक्यूबेशन पीरियड में हमको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ हमको सरफेस एंटीजन देखने को मिलेगा। देखिए इंक्यूबेशन पीरियड में सिर्फ हमको सरफेस एंटीजन देखने को मिलेगा, यानी सिर्फ सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो हम जानेंगे कि अभी इंक्यूबेशन पीरियड चल रही है यानी इन्फेक्शन प्रेजेंट है। और एक्यूट इन्फेक्शन, तो देखिए एक्यूट इन्फेक्शन में देखिए हमको यहाँ पे सरफेस एंटीजन भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखिए हमको कोर एंटीबॉडी का भी फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए सरफेस एंटीजन यानी एचबीएस एंटीजन भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखिए एंटीबॉडी यानी ये एंटी एचबीसी और वो भी आईजीएम देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्यूट में हमको आईजीएम ही देखने को मिलती है, ये देखने को मिलेगी। और उसके बाद देखिए हमको ये ई एंटीजन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ई एंटीजन रहेगा लेकिन इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक है। तो एक्यूट इन्फेक्शन हमको देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा। और ये हो गया, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे जरूरी है कि यहाँ पे हमको आईजीएम देखने को मिलेगा, ठीक है। एंटी एचबीसी आईजीएम हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा एक्यूट इन्फेक्शन। और उसका फिर हम बात किए विंडो पीरियड में। तो देखिए विंडो पीरियड में हम यहाँ पे जो जरूरी है हमारे लिए याद रखेंगे कि यहाँ पे आईजीएम हमको देखने को मिलेगी, यानी एंटी एचबीसी में हमको आईजीएम देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन इस वजह से आईजीएम ही देखने को मिलेगी। और ये जो ई एंटीजन है ना, ये ई एंटीजन डिसअपीयर हो जाता है। ई एंटीजन यहाँ पे देखिए ऐसे आता है, ऐसे लगभग ऐसे, और ऐसे डिसअपीयर हो जाता है। क्यों डिसअपीयर हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है। तो विंडो पीरियड में देखिए हमको एंटीबॉडी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। विंडो पीरियड में हमको एंटीबॉडी देखने को मिल सकती है, लेकिन हम यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे हमको मेनली ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी यहाँ पे हमको देखने को मिल सकती है विंडो पीरियड में। तो विंडो पीरियड में यहाँ पे हम बना दीजिए, देखिए हमको यहाँ पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद हम बात करें क्रोनिक कंडीशन की, तो देखिए क्रोनिक इन्फेक्शन अगर हाई इन्फेक्टिविटी है तो हाई इन्फेक्टिविटी में क्या है कि यहाँ पे सरफेस एंटीजन पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। सरफेस एंटीजन क्यों पॉजिटिव देखने को मिलेगा, बताया ना कि अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव तो ये बताएगा कि इन्फेक्शन अभी कंटिन्यू है, ठीक है। तो कंटिन्यू है इन्फेक्शन तभी तो यहाँ पे सरफेस एंटीजन ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे देखिए एंटी एचबीसी जो होगा अब ये क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से आईजीजी में कन्वर्ट हो जाएगा। और
चूंकि इन्फेक्शन कंटिन्यू है यानी सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है, इसी वजह से देखिए यहाँ पे भी ई एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ई एंटीजन जब इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा तभी प्रेजेंट हो सकता है, नहीं तो नहीं प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो एक्यूट में हमेशा प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे हमको इस तरह याद रखना कि एक्यूट में ई एंटीजन हमेशा प्रेजेंट होगा इन्फेक्शन के टाइम पे, जबकि क्रोनिक में अगर प्रेजेंट है तो ये हाई इन्फेक्टिविटी शो करेगा, और अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी तो ये एब्सेंट हो जाएगा। तो देखिए अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी तो देखिए हमको यही बोले क्रोनिक इन्फेक्शन लो इन्फेक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पे भी हमको क्या है, इन्फेक्शन तो है, इस वजह से यहाँ पे हमको सरफेस एंटीजन पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, और एंटीबॉडी जो होगी कोर एंटीबॉडी ये आईजीजी होगी, और यहाँ पे देखिए अब ये ई एंटीजन एब्सेंट हो गया है क्योंकि यहाँ पे इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई, ठीक है। तो एंटीबॉडी बन गई, तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में इम्यूनाइज्ड कंडीशन की। तो इम्यूनाइज्ड कंडीशन में देखिए क्या करते हैं हम कि ये जो सरफेस एंटीजन है ना, इसी को हम वैक्सीन में देते हैं, ठीक है। इसी को जब हम वैक्सीन में देते हैं तो जब सिर्फ हम इसी को वैक्सीन में देंगे ना, तो जब ये वैक्सीन में जाता है तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन आता है। तो इसी वजह से सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट हमको इम्यूनाइज्ड कंडीशन में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इम्यूनाइज्ड कोई पेशेंट है तो आप उसमें जब भी चेक करेंगे तो इस सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी देखने को मिलेगी, और यही सबसे बड़ी पहचान है इम्यूनाइज्ड पेशेंट की, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखिए इंक्यूबेशन पीरियड में सिर्फ हमको एचबीएस देखने को मिलेगा, और एक्यूट इन्फेक्शन में देखिए हम बताया कि यहाँ पे एचबीएस भी देखने को मिलेगा, और आईजीएम एंटीबॉडी जो कि एंटी एचबीसी होगी ये देखने को मिलेगी। और एक्यूट इन्फेक्शन में बताया कि इसमें इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, यानी यहाँ पे ई एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ई एंटीजन एक्यूट में प्रेजेंट होगा, जबकि क्रोनिक में देखिए क्रोनिक में शुरू में ई एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाई इन्फेक्टिविटी, लेकिन फॉरन एंटीबॉडी बन जाती है, इस वजह से एब्सेंट जाता है। तो इस वजह से जब तक ये रहता है तब तक इसकी हाई इन्फेक्टिविटी रहती है, लेकिन जब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है तो क्या होता है कि लो इन्फेक्टिविटी होता है। इस वजह से क्रोनिक इन्फेक्शन हाई इन्फेक्टिविटी में हमको एचबीई एंटीजन पॉजिटिव देखने को मिलेगा, जबकि क्रोनिक इन्फेक्शन लो इन्फेक्टिविटी में हमको एंटी एचबीई एंटीबॉडी पॉजिटिव देखने मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका पूरा डिफरेंशिएट करके आपको बता दिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा हेपेटाइटिस का टॉपिक। अच्छा यहाँ से देखिए हम इसको एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं, वैसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखिए यहाँ पे हम सारी चीज़ क्लियर कर दी हैं। देखिए सबसे पहले बताया गया कि एंटी-एचएवी, ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, और अगर ये आईजीएम है तो आईजीएम एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ये बताएगा कि एक्यूट हेपेटाइटिस ए वायरस हुआ है, ठीक है। तो बेस्ट डिटेक्ट एक्यूट हेपेटाइटिस ए वायरस, इससे हम करते हैं एंटी-एचएवी से। और हम बताया कि हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस इन दोनों में हमारा जो डायग्नोसिस होती है ये एलाइजा होती है, तो एलाइजा एंटीबॉडी हम करते हैं। और इसी तरीके से देखिए अगर हमको हेपेटाइटिस ए वायरस में आईजीजी एंटीबॉडी देखने मिली है तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि पहले हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है या हेपेटाइटिस ए वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन हो चुका है, ठीक है। और इसका मेन मोटिव क्या होता है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट री इन्फेक्शन। तो री इन्फेक्शन से हेपेटाइटिस जी इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो री इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि जो इन्फेक्शन खत्म हो गया तो इसको नहीं रहना चाहिए, लेकिन री इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये आईजीजी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हो गया। और उसका फिर हम बात की सरफेस एंटीजन की, एंटीजन फाउंड ऑन सरफेस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हेपेटाइटिस बी वायरस के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है और इंडिकेट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। तो हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन को ये इंडिकेट करता है, यानी अगर इन्फेक्शन है तो हमेशा हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो होगा ये हमको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और उसका फिर देखिए एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, देखिए एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी एंटीजन। तो इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी इसी को हम बोलते हैं एंटी एचबीएस। और ये क्या करता है, इम्यूनिटी टू हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी थी उसको शो करता है। और ये क्यों होती है, ड्यू टू वैक्सीनेशन और रिकवरी फ्रॉम इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन से रिकवरी होगी तब भी देखिए हमको एंटी एचबीएस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, या वैक्सीनेशन हुआ है तब भी हमको एंटी एचबीएस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और सिर्फ हमको अगर एंटी एचबीएस देखने को मिल रहा है, ये नहीं देखने को मिल रहा है, तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पे वैक्सीनेशन हुआ है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हुआ होता तो ये एंटी एचबीसी भी पॉजिटिव होता, ठीक है। तो अगर एंटी एचबीसी पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ एंटी एचबीएस पॉजिटिव है, तो हम जान जाएंगे कि ये वैक्सीनेशन वाली कंडीशन है। और उसको फिर देखिए यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस के कोर एंटीजन की बात की जा रही है कि एंटीजन एसोसिएटेड विद कोर ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। तो ये जो कोर है इससे एसोसिएट होता है एंटीजन। और हम बता दिए कि देखिए ये होता है, इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है आईजीएम और आईजीजी, उसी के बेस पे हम डिफाइन कर लेते हैं कि इसकी क्रोनिसिटी क्या है, एक्यूट है या क्रोनिक। और उसका फिर हम बात करते हैं एंटी एचबीसी की। तो देखिए एंटी एचबीसी यानी इसी हेपेटाइटिस बी का जो कोर एंटीजन है इसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडी बनेगी तो उसको हम बोलते हैं एंटी एचबीसी। तो देखिए एंटीबॉडी टू एचबीसी आईजीएम, आईजीएम है तो एक्यूट या रिकरेंट इन्फेक्शन को शो करेगी, जबकि आईजीजी जो है ये पीरियड एक्सपोजर या क्रोनिक इन्फेक्शन को शो करेगी, ठीक है। तो पीरियड एक्सपोजर यानी एक बार हुआ देखिए खत्म भी हो जाएगा तब भी ये आईजीजी जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन या पीरियड एक्सपोजर को शो करेगी, जबकि आईजीएम एंटी एचबीसी में भी द सोल मार्कर ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग विंडो पीरियड, ठीक है। तो जो विंडो पीरियड होती है, देखिए विंडो पीरियड में आपको कुछ नहीं देखने को मिला ना, तो यहाँ पे यही बताया कि विंडो पीरियड में
NTHBS वो भी IgM जो होती है यही सोल मार्कर होती है, क्योंकि विंडो पीरियड में देखिए आपको यहाँ पे सरफेस एंटीजन भी नहीं देखने को मिला, क्योंकि सरफेस एंटीजन भी डिटेक्शन लेवल से नीचे चला गया और NTHBS भी नहीं बन पाया। तो देखिए दोनों एंटीजन है ना एंटीबॉडी दोनों नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है NTHBC वो भी IgM यहाँ पे प्रेजेंट होती है और इसीलिए बताया गया कि यही जो होती है ये सोल पॉजिटिव मार्कर होती है विंडो पीरियड में। ठीक है, तो ये हो गया। और उसका फिर हम बात किए कि हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन की, तो देखिए यहाँ पे ई एंटीजन बताया कि यहाँ पे क्या होता है, सिक्रेटेड बाय इन्फेक्टेड हिपेटोसाइट इनटू सर्कुलेशन। तो जो इन्फेक्टेड हिपेटोसाइट होते हैं वो सर्कुलेशन में सिक्रेट करते हैं और नॉट पार्ट ऑफ मेच्योर हेपेटाइटिस बी वेरिएंट। ठीक है, तो ये मेच्योर हेपेटाइटिस बी वायरस जो होते हैं उसका ये पार्ट नहीं है। ठीक है, और इंडिकेट एक्टिव वायरल एप्लीकेशन एंड देयरफॉर हाई ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, यही पता चला ना कि अगर ई प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे इसकी इन्फेक्टिविटी या ट्रांसमिसिबिलिटी ये हाई होगी, और जब इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी हाई होगी इस वजह से हमको पूरा प्रेगनेंसी देखने मिलेगा। इसी वजह से बाद में इसमें हमको एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और देखिए यहाँ पे है कि एंटी हेपेटाइटिस बी ई, यहाँ पे क्या होगा कि एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन इंडिकेट लो ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, जब एंटीबॉडी बन गई इसके अगेंस्ट तो क्या होगा कि अब ये लो ट्रांसमिसिबल हो गया। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये हेपेटाइटिस का सीरोलॉजिकल मार्कर भी कंप्लीट हो गया। और उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे हेपेटाइटिस की ओवरऑल, हेपेटाइटिस ए और ई को हम बात किया कि ये एक्यूट इन्फेक्शन कॉज करते हैं और बी सी डी ये बात की क्रोनिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस देखिए हम यहाँ पे छोड़ दिए थे भूल गए, लेकिन यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ताकि छूटे ना, क्योंकि एक बार जब चीज़ें अपलोड कर दो उसके बाद फिर परेशानी होती है दोबारा वो करने में। तो देखिए यहाँ पे भी छूट गया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। तो एक्यूट हेपेटाइटिस जो होता है ये ए और ई की वजह से होता है और दोनों में हम डायग्नोसिस में एलाइसा करते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी सी डी ये तीनों जो होते हैं ये क्रोनिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और यहाँ पे देखिए हम बताएं कि हेपेटाइटिस बी वायरस में यहाँ पे हम सरफेस एंटीजन वगैरह देखते हैं, वो डिटेल में पीछे बात करके आ चुके हैं पूरी इसी वीडियो में। और हेपेटाइटिस सी वायरस में देखिए हम पीसीआर करते हैं। ठीक है, तो पीसीआर करते हैं। और हेपेटाइटिस जी वायरस में कैसे करते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे यही एंटीजन देखते हैं कि अगर IgM जो है ये प्रेजेंट है हेपेटाइटिस जी वायरस के अगेंस्ट और IgG प्रेजेंट है हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट, तो इसको हम बताते हैं कि ये सुपर इन्फेक्शन हुआ है। और जबकि दोनों में IgM प्रेजेंट है तो हम बता देंगे ये को इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायग्नोसिस करते हैं हेपेटाइटिस डी वायरस की। और उसका फिर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे बताया कि यहाँ पे हमारा सपोर्टिव केयर होता है एक्यूट हेपेटाइटिस में, और जरूरत पड़ने पे हम यहाँ पे ग्लूकोज सप्लीमेंटेशन देते हैं, वो भी 150 ग्राम यूजिंग 10% ऑफ डेक्सट्रोज। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक्यूट हेपेटाइटिस में दोनों में। और जबकि हम क्रोनिक हेपेटाइटिस में बात करें तो देखिए हेपेटाइटिस बी में हम यहाँ पे सपोर्टिव केयर शुरू में करते हैं। ठीक है, सपोर्टिव केयर अगर इससे नहीं सही हो रहा तो 4 हफ्ते बाद यहाँ पे हम टीनोफोविर देते हैं, यही हमारी ड्रॉप ऑफ चॉइस होती है। जबकि हम हेपेटाइटिस सी वायरस में बात करें तो देखिए यहाँ पे हम सीफोस्बुविर और वेलपेस्टाविर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमारा हेपेटाइटिस वायरस का जो पूरा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। पूरा हम हर चीज़ क्लियर करके आपको बता दिए कि कहाँ क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपका कोई डाउट है कहीं भी किसी भी इस स्टेप में या किसी भी प्रोसेस में आप पूछ सकते हैं।